देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारे पास स्टार्ट होता है ना, तो वो एक कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम ना, वो कंफ्यूजन क्या होती है कि रेट ऑफ रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन आपस में मिक्सअप हो जाते हैं। सबसे पहले तो काम ये होता है कि ये दो जो दोनों मिक्सअप हो रहे हैं, इन दोनों को पहले हमें अलग अलग करना है ना। इस तरीके से करना है कि भाई ये दोनों मिक्सअप ना हो पाए। सबसे पहले तो ये हमारे पास होता है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास कोई भी रिएक्शन हो रहा है, वो हो रहा है एक्स वाई सी ना, ठीक है। यहाँ पे ए का रिएक्शन हो रहा है बी के साथ और ये बन रहा है सी प्लस। सही। ए का रिएक्शन हो रहा है बी के साथ और ये बन रहा है सी। अब जो ए का रिएक्शन बी के साथ हो रहा है और जो ये सी वो बन रहा है ना, तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे 100 ग्राम ऑफ ए मैंने लिया और 100 ग्राम ऑफ बी मैंने लिया। अब यहाँ पर जो मुझे सी मिल रहा है ना, वो खाली 15 ग्राम ऑफ सी को मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहा ना। 100 ग्राम ए दे रहा हूँ, 100 ग्राम बी दे रहा हूँ, लेकिन सी मुझे सिर्फ 15 ग्राम ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा नहीं वो मिल रहा। अब ये जो रिएक्शन है ना, रिएक्शन हो रहा है 5 मिनट्स में। इट विल टेक 5 मिनट्स फॉर दिस कंप्लीट कन्वर्जन ना। एक रिएक्शन जो कंप्लीट हो रहा है, जो सी की पूरी कन्वर्जन हो रही है, वो 5 मिनट्स में हो रही है। सही। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई इस 5 मिनट्स को मैं 4 मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं, यानी मैं अपना टाइम कम वो कर दूं। मुझे उससे कुछ वो कंसर्न नहीं है कि 15 के नाम है, बहुत ही कम मुझे यील्ड मिल रही है। मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न क्या है कि जो 5 मिनट्स में रिएक्शन हो रहा है वो 4 मिनट्स में हो रहा है। जो 15 ग्राम मिल रहा है वो मिलता रहे, उसको इंक्रीज को करना मेरा फोकस ही वो नहीं है। तो जब इस वो तरीके की वो बात हो, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब ये क्या है? स्पीड, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, कितने वो टाइम में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इन रिस्पेक्ट के जो भी मुझे यील्ड मिल रही है, कम ज्यादा जो भी मिल रही है, वो मेरा कंसर्न ही यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सही। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा कंसर्न ये हो जाए कि भाई मुझे 15 ग्राम ऑफ सी मुझे मिल रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे 15 ग्राम नहीं चाहिए, मुझे 20 ग्राम चाहिए। मैं बोलूँ कि भाई मुझे 15 ग्राम नहीं चाहिए, 20 ग्राम चाहिए। टाइम मेरा फोकस है ही नहीं। मेरा फोकस ऑल टू ऑल यील्ड है। यील्ड बोलते हैं जो मुझे प्रोडक्ट का अमाउंट वो मिल रहा होता है, उसको बोलते हैं यील्ड। मेरा फोकस यहाँ पे क्या है? यील्ड। यानी कि जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मुझे वो मिल रहा है, वो मुझे कितना वो मिल रहा है। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे उसको इंक्रीज करना है। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है मुझे उसको इंक्रीज करना है। इसको इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में। और स्पेसिफिकली इसकी जो स्टडी इसको जो बोलते हैं कि स्पेसिफिकली जो अमाउंट प्रोडक्ट में आ रहा है उसको इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, इन शॉर्ट उसको चेंज करना, कि मुझे वो ज्यादा मिल जाए या कम वो मिल जाए। इसको हम वो पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम को रिएक्शन में। तो ये दोनों में वो डिफरेंस है, इक्विलिब्रियम और रेट ऑफ रिएक्शन में, क्योंकि जी सर। दोनों के फैक्टर सेम है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर होता क्या है हमारे पास ना। देखो यहाँ पे एक हमारे पास रिएक्शन होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? सेम उसी तरीके से जो ऊपर मैंने एग्जांपल दी है, इसी को लेके चलेंगे थ्रू आउट द टॉपिक, ताकि आपके लिए आसानी हो। अब देखो होता क्या है, जैसे मेरे पास ए है। ए की जो मेरे पास अमाउंट है, और जो ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, सी और डी को बन रहा है। मैंने डी और इंक्रीज वो कर दिया क्योंकि आगे जाके इससे आसानी होगी, ठीक है। अब मैं ए और बी का रिएक्शन कर रहा हूँ और सी और डी मुझे प्रोडक्ट वो मिल रहा है। ए के मैंने 100, अभी देखो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। वी आर एट द वेरी स्टार्ट, वेरी एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, ठीक है। जब कोई भी कन्वर्जन कर्व नहीं हुई है, वी हैव 100 ग्राम ऑफ ए एंड 100 ग्राम ऑफ बी। ऐसी बात है, जब कन्वर्जन स्टार्ट ही नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो सी भी जीरो है और डी भी जीरो है। वंस रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो 85 85 जो है वो, अच्छा, अभी रिएक्शन चल रहा है, खत्म नहीं हुआ ना। तो 85 और 85 ये और बी, मतलब ये कम हो गए, और ये 15 15 ग्राम सी और डी को बन गया। इसी तरीके से रिएक्शन आगे पे चलता गया। एट द वेरी एंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन खत्म हो गया, हमें क्या मिला? 85 ग्राम ऑफ सी को मिला है
और 85 ग्राम ऑफ डी हमें वो मिल गया। ये 85 लिखा हुआ है ना, ये कट हो गया, ये 15 और ये 85 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 85 ग्राम हमें डी मिल गया, 85 ग्राम सी मिल गया। सही है। अब हमने क्या किया, जो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट वो मिला है, जो हमें यहाँ पे ये प्रोडक्ट मिला है 85 ग्राम ऑफ सी एंड 85 ग्राम ऑफ डी, इसको हमने टेक आउट कर लिया। जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला था उसको हमने क्या किया है, टेक आउट कर लिया। ये मेरा इरिवर्सिबल रिएक्शन है। यानी कि आपने एक इनलेट से रिएक्टेंट को डाला, दूसरे इनलेट से आपने प्रोडक्ट टेक आउट को कर लिया, कोई रिएक्शन में कोई कंटिन्यूटी नहीं है, रिएक्शन खत्म हो गया। इसको तरीके से समझो, ये एक रिएक्टर है आपके पास, ये इसका इनलेट है, ये क्या है, इसका इनलेट है, और ये इसका क्या है, ये इसका आउटलेट है। ठीक है, ये क्या है इसका, ये इसका आउटलेट है। स्पेलिंग आउटलेट ही तो गलत हो गई। ठीक है, ये आपका इनलेट है और ये आपका आउटलेट है। यहाँ से आपने ए और बी का इनलेट दिया है, ए और बी को आपने इन किया है। ठीक है, और यहाँ से सी और डी आपके पास आ गया। सही है, यहाँ से सी और डी जो है वो आपके पास आउटलेट में आ गया। अब यहाँ से जो भी आपने ए और बी, जितना भी सी और डी बनना था, जैसे आपने एट दी वेरी स्टार्ट 100 ग्राम ए दिया था, 100 ग्राम बी को दिया था, 100 ग्राम ए दिया था, 100 ग्राम बी को दिया था, वंस रिएक्शन हो गया तो 85 ग्राम सी और 85 ग्राम डी आपके पास बन गया। ये दोनों आपने जो है ना वो टेक आउट को कर लिया। तो ये आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है। एक ही देखो, इरिवर्सिबल है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। सबसे पहले तो उसको बोलते हैं बैच प्रोसेस। बैच प्रोसेस क्या होता है, जिसमें आप रिएक्टेंट डालो और एक तरफ से यहाँ से आपने इनलेट दिया, यहाँ से ये आउटलेट हो गया, यानी प्रोडक्ट बन के बाहर आ गया। कोई कंटिन्यूटी पर कुछ भी नहीं है, रिएक्शन खत्म। इसको बोलते हैं बैच प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेस। अच्छा, ये यूनि डायरेक्शनल होता है, इसकी ये प्रॉपर्टीज है। यूनि डायरेक्शनल क्या है कि एक ही डायरेक्शन में चलता है ना, सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में बजा रहा है। ठीक है। अच्छा, और नॉर्मली ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वाला साइन होता है। जैसे HCl और NaOH जो है ना वो रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये वाला साइन आता है हैरो का। ये जब भी साइन आता है दैट मीन्स के रिएक्शन इरिवर्सिबल है। ठीक है, रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो रिएक्शन इरिवर्सिबल हो रहा है, अब ये होता तो कब है, ir, इरिवर्सिबल रिएक्शन उस वक्त होता है, यानी यूनि डायरेक्शनल भी इसको हम कभी कभार वो बोल देते हैं, या बैच प्रोसेस का वर्ड भी यूज बहुत ही रेयर होता है लेकिन कभी कभार हो जाता है। तो ये उस वक्त होता है कि जब आपके रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी काफी स्ट्रांग हो, जब आपके रिएक्टेंट को कोई वो नीड ना हो किसी भी एक्सटर्नल हेल्प की। जब आपके रिएक्टेंट को किसी भी फर्दर एक्सटर्नल हेल्प की नीड वो नहीं होती ना, तो ये आपका रिएक्शन होता है। यानी कि एक तरफ से आपने रिएक्टेंट डाला, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट टेक आउट हो गया। ठीक है, अब इसमें किसी भी चीज़ का कोई इन्फ्लुएंस है ही नहीं। यानी कि आपके रिएक्टेंट जैसे HCl और NaOH है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, NaOH NaOH स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, सॉरी। NaOH में गलत लिखा हुआ है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। आपने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का रिएक्शन करा दिया। ठीक है, NaOH क्या है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आपस में रिएक्शन करा दिया। दोनों की रिएक्टिविटी स्ट्रॉन्ग थी, तो दोनों ने बड़े मजे से जो है ना रिएक्शन कर लिया। ठीक है, तो याद वो रखना कि ये जो साइन है ना, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को इंडिकेट करता है। इस बात को याद वो रखना है आपने, कि ये जो साइन है, ये जो साइन है ना आपके पास, क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये जो साइन आपके पास है, ये स्ट्रॉन्ग रिएक्शन को इंडिकेट करता है कि जो आपका रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। स्ट्रॉन्ग का क्या मतलब है, एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा हो। ठीक है, ये चीज अभी एसिड बेस में काफी ज्यादा वो खुल के आएगी। देखो, अगर आपका रिएक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही होगा।
अगर आपका रिएक्शन स्ट्रांग है तो वो कुछ इस स्टूडेंट के लिए बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन स्ट्रांग है तो वो हमेशा यूनी डायरेक्शनल ही होगा। इस चीज को आपने ना दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर आपका रिएक्शन स्ट्रांग है तो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इफ द रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज स्ट्रांग देन इट शुड बी यूनी डायरेक्शनल, यानी वो एक ही डायरेक्शन में आगे वो चलेगा। इस बात को भूलिएगा नहीं, बहुत सारे बच्चे इसकी गलती वो कर देते हैं, ठीक है। एसिड बेस में फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ काफ़ी जो है ना उसके साथ आएगी। उसमें फिर आपको ये जो सिंबल्स होते हैं ना, सिंगल एरो, डबल एरो, एक यूं करके भी बनता है ना, डबल एरो, दो हाफ एरोज, ये इक्विलिब्रियम का साइन होता है। इसको देख के हम पता करते हैं कि ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। और ये वीक रिएक्शन के लिए वो यूज होता है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है वहां पे जहाँ पे वीक रिएक्शन हो, या जहाँ पे रिएक्टिविटी कोई खास स्ट्रांग ना हो। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहाँ पे होता है, जहाँ जब रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो रिएक्शन बड़ी स्पीड से आगे की तरफ ही प्रोसीड होता है। और जितने भी रिएक्टेंट्स के पास रेट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी, जितने भी रिएक्टेंट्स के पास एक्टिवेशन, जैसे हमने 100 मोल्स यहाँ पे वो दिए थे, 100 में से 85 के पास एक्टिवेशन ये एनर्जी थी, तो वो सारे के सारे किसमें वो कन्वर्ट हो गए C+4D में। 15 ऐसे थे जिनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बनाई थी, तो उन्होंने रिएक्शन बनी किया। तो इरिवर्सिबल में क्या होता है कि जितने भी रिएक्टेंट्स के पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो रिएक्शन वो करके प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो कर लेते हैं, सही। तो ये मेरा इरिवर्सिबल रिएक्शन था। और ये एक्सो नॉर्मली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक कहलाता है। जरूरी तो नहीं है, लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है। देखो, आप एक्सो का मतलब है कि आपको हीट देने की ज्यादा नीड बनाई है। तो हीट देने की ज्यादा नीड तो कब नहीं होगी, जब आपके रिएक्टेंट स्ट्रांग होंगे। भाई, जब आपके जो रिएक्टेंट है, जब उनकी रिएक्टिविटी स्ट्रांग है, तो आपको हीट देने की ज्यादा नीड ही नहीं है ना। हीट देने की नीड तो कब आती है, यानी कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक तो कब होता है, ज्यादा हीट दे रहे हो, दैट मीन्स योर रिएक्शन इज एंडोथर्मिक नॉट एक्सोथर्मिक। तो आपका रिएक्शन एक्सो एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक तो कब होता है, जब आपके रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी वीक हो, तो आपको हीट देने की जरूरत पड़ती है। भाई, कोई स्टूडेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है स्टडीज में, तो आपने गौर किया होगा उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं वो देता, वो अपना ही जो है ना पढ़ता को रहता है। तो पेरेंट्स को भी होनी तो हाँ भाई ये तो पढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा कि वीक हो, तो फिर पेरेंट्स को होती है फिक्र कि भाई इसको ये भी करो, वो भी को करवाओ, सही है। तो जो इनपुट आता है पीछे से एनर्जी का, एक जो पंप आता है, एक जो पीछे से पुश आता है, वो कब आता है, जब आप कमजोर हो। तो जब आपके रिएक्टेंट कमजोर होते हैं ना, तो आप एनर्जी वो देते हो। यहाँ पे रिएक्टेंट कमजोर वो नहीं है, यहाँ पे रिएक्टेंट स्ट्रांग है, तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। यानी कि आपको एनर्जी देने की जरूरत कोई खास नहीं है, देनी होगी लेकिन कोई खास नहीं वो देनी है। एंडो में होता है कि आपने एनर्जी देनी है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट वीक है, उनकी रिएक्टिविटी क्या है, वीक है, कमजोर है, तो वहां पर आपने एनर्जी जो है ना देनी होती है। देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, वैसे तो आप दो तरीकों से रिवर्सिबल रिएक्शन डिफाइन को कर सकते हो ना। देखो, एक तो क्या है, एक तो अभी जो मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन वो पढ़ा है, एक इसी की रिस्पेक्ट से होता है रिवर्सिबल रिएक्शन जो हमारी गलती की वजह से होता है। यानी कि जो अभी मैंने इरिवर्सिबल रिएक्शन करा है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन तो इसी की रिस्पेक्ट से होता है जो हमारी अपनी गलती की वजह से ये हकर होता है। क्यों? देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पर वही चीज़ है, ए और बी रिएक्शन कर रहे हैं, सी और डी हमारे पास को बनना है। 100 ग्राम ए दिया, 100 ग्राम बी दिया, जाहिर सी बात है रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, दोनों की 0-0 होंगे, बल्कि इसको मोल्स बोलते हो तो ज्यादा बेटर है, 100 वो मोल्स देती है, ठीक है। अब आफ्टर सम टाइम्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया, 85 मोल्स सी के बन गए, 85 मोल्स डी के वो बन गए, और ए और बी के 15-15 मोल्स है वो रह गए, क्योंकि इनके पास रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी वो नहीं थी, तो ये बच गए, ठीक है। इन्होंने रिएक्शन वो नहीं किया। हमसे गलती क्यों आई, और ऊपर क्या गलती नहीं हुई थी, ऊपर गलती ये नहीं हुई थी कि जो हमारे पास 85 85 बने थे ना, वो हमने टेक आउट वो कर लिए थे।
हमने उसको रहने नहीं दिया था। ये जो 85 बने थे, इसलिए तो हमने यहाँ पे इनलेट और आउटलेट ये बनाया हुआ था कि यहाँ से जो हिन होगा वो वहां से ये आउट हो जाएगा फौरन। सही है, तो हमने उनको फटाफट टेक आउट कर लिया। सी और डी जो हमारे पास बने थे, जो फर्दर प्रोसेस था दोनों को अलग करने का, वो भी हमने पकड़ लिया ताकि ये दोनों आपस में रिएक्शन ना पकड़ लें। यहाँ पे हमसे गलती क्या हुई, जैसे मैं एक गलती ये बता रहा हूँ, इसके अलावा भी गलतियां हो सकती हैं। हमने सी और डी को यहाँ पे छोड़ दिया, इसको टेक आउट नहीं किया। रिएक्टर में सी और डी बन गए, सही है बन गए, लेकिन हमने इनको ये ऐसे ही छोड़ दिया, हमने इनको टेक आउट नहीं किया। इनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इनको हमने टेक आउट नहीं किया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इट होता क्या है, सी और डी आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट को कर देंगे। सी और डी बन जाएंगे रिएक्टेंट, और ए और बी क्या बन जाएगा अब, प्रोडक्ट। यानी कि पहले ए और बी जितना रिएक्शन को कर सकते थे, उन्होंने रिएक्शन को कर लिया। ठीक है, पहले जितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो सकता था उतना हो गया, खत्म। फिर उसके बाद हमसे गलती क्या हुई, सी और डी को हमने छोड़ दिया, इनको हमें टेक आउट करके फर्दर ये प्रोसेस के लिए आगे भेजना चाहिए था, वो हमसे वो नहीं हुआ। एज ए रिजल्ट ऑफ इट सी और डी ने आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। अब सी और डी बन गए रिएक्टेंट, नाउ ए एंड बी आर प्रोडक्ट। अब सी और डी ने रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया और वापस ए और बी बनाना स्टार्ट कर दिया। तो सी और डी जो है वो कम हो गए, ए और बी जो है वो और ज्यादा हो गए। तो अब ये जो होता है ना, ये असल में एरर होता है। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की टाइप है, बट ये एरर होता है और ये अनडिजायरेबल रिएक्शन होता है। हम नहीं चाहते कि ये वाला रिएक्शन हो। ठीक है, जाहिर सी बात है, ये तो ये एरर है ना। हमने तो इरिवर्सिबल रिएक्शन करना था, लेकिन गलती से हमारा क्या हो गया, रिवर्सिबल में चेंज हो गया, रिएक्शन पीछे भी आ गया। इसमें क्या होता है, अच्छा, इसमें देखो पहले रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है देन बैकवर्ड आ रहा है ना, ठीक है। और इसको मल्टी डायरेक्शनल रिएक्शन हम वो बोलते हैं, क्योंकि पहले ये पीछे आ रहा है, पहले ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं, देन सी और डी रिएक्ट करके वापस सी और बी बना रहे हैं। अब इसके बाद आता है इक्विलिब्रियम रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम में भी इसी तरीके से समझाऊंगा। इक्विलिब्रियम इज अ टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेज आती है। अब देखो, अब मैं आपको जो रिवर्सिबल रिएक्शन करा रहा हूँ, ये हैरो नहीं है, ये हम खुद ही जो है ना वो करते हैं। अब देखो होता क्या है, अच्छा अगेन, जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो नॉर्मली रिवर्सिबल रिएक्शन में एक स्टेप होता है। यानी कि एक कंडीशन हम अचीव कर लेते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में, उसको इक्विलिब्रियम को बोलते हैं। वो कंडीशन क्या होती है, इसके ऊपर अभी वो बात करते हैं। देखो मेरे पास ए और बी है, और इससे मिलके बन रहा है सी और डी ना, ठीक है। ए और बी है, इससे मिलके बन रहा है सी और डी। उसी तरीके से जैसे हमारे पास 100 मोल्स ए के, 100 मोल्स बी के हैं, 00 मोल्स इसके हैं। कन्वर्जन स्टार्ट हुई कि ए और बी रेड करके सी और डी को बना रहे हैं। 90-90 ही हो गया, और 10-10 सी और टी को कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन हो रही है, रिएक्शन अभी तो चल रहा है ना। अभी 25 ग्राम जो है वो ए और बी बने, और 75 सॉरी ग्राम नहीं, मोल्स। मोल जो है वो बेटर हो रहता है समझाने के लिए। अभी 25-25 ए और बी बचे, और 75-75 जो है वो सी और डी में वो कन्वर्ट होगा, यानी सी और डी वो बन गए, ठीक है। अब होता क्या है, इसी वो टाइम पे, यानी कि रिएक्शन आगे की तरफ वो चल रहा है, रिएक्शन खत्म नहीं हुआ है। कीप वन थिंग इन योर माइंड, के रिएक्शन खत्म वो नहीं हुआ, रिएक्शन अभी भी चल रहा है। यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कंटिन्यू है, उसी के साथ साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाता है। हम कुछ कंडीशन इस तरीके से चेंज करते हैं। कंडीशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन के मतलब तीन होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर को हम बोल लेते हैं, ठीक है। हम इस तरीके से इसको थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी स्टार्ट हो जाता है, यानी रिएक्शन आगे भी जा रहा है और रिएक्शन पीछे भी आ रहा है, यानी कि दोनों वो डायरेक्शन में रिएक्शन ये भी स्टार्ट हो गया। यानी कि ए और बी भी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और सी और डी बना रहे हैं, और साथ साथ सी और डी भी आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और ए और बी बना रहे हैं। तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है सेम टाइम पे, सही है। अब जब यही रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट होता है, तो देखो साइड सी बात है, सी और डी का जो अमाउंट है वो काफी बहुत ज्यादा है।
क्योंकि काफी वो ज्यादा सी और डी बन चुका है, ए और बी तो काफी कम पर रह गया है। तो होता क्या है कि सी और डी का जाहिर सी बात है जो रेट होगा वो ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसकी तो कंसंट्रेशन ज्यादा है, अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो ये ज्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन वो करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन में ये बात हमने वो पढ़ी है ना, जब जब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो रेट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। तो होता क्या है, आ, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जब स्टार्ट करता है तो वापस सी और डी जो है वो कम होने वो लगते हैं। जैसे यहाँ पर 75 75 था तो 70 पर 70 हो गया, और 30 30 जो है वो ए और बी वो बन गया। सही है। अब होता है क्या है कि हम कंडीशन चेंज करते रहते हैं, वो करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, अब देखो हम कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहे हैं, सी और डी और वो कम हो रहा है, और ए और बी और जो है ना वो बन रहा है। सही है। अच्छा, इसके साथ साथ रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में भी वो जा रहा है, सिर्फ ये पीछे नहीं आ रहा, आगे भी जा रहा है और ये पीछे भी आ रहा है। तो अभी जो अमाउंट चल रहा है वो इस तरीके से चले वो सॉल्यूशन में, कि सी और डी जो है वो इतना है और ए और बी इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है ना वो कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं एकदम से ना। होता क्या है कि जो अमाउंट है, वो कंसंट्रेशन है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो जाता है। यानी कि सी और डी 60 60 पे ब्लॉक हो गए, और ए और बी 40 40 पे ब्लॉक हो गए। हालांकि रिएक्शन आगे भी जा रहा है, पीछे भी हो रहा है। बात समझ आ रही है? रिएक्शन आगे की डायरेक्शन में भी जा रहा है, पीछे की डायरेक्शन में भी जा रहा है, बट कंसंट्रेशन या मोल्स या अमाउंट दोनों के वो सेम होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट थे उनके भी 60 60 पे सेम हो गए, कांस्टेंट हो गए, और जो रिएक्टेंट थे उनके भी 60 60 पे कांस्टेंट हो गए। तो ये जो अब ये जो फेस आती है ना, ये जो कंडीशन आती है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यानी कि जब आपका रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चल रहा हो, लेकिन वहां पे दोनों जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन चल रहा है ना, दोनों का रेट सेम हो जाए, यानी दोनों सेम रेट से रिएक्शन को करने को लगे। यहाँ तो वो देखो, सी और डी इसलिए वो कम हो रहे थे क्योंकि सी और डी का रेट को ज्यादा था आपस में रिएक्शन को करने का एज कम्पेयर टू ए और बी। तो सी और डी वो कम हो रहे थे, ए और बी ज्यादा वो बन रहा था। ठीक है। फिर यहाँ पे और ये इसी वो तरीके से, क्योंकि रेट अनइक्वल था तो सी और डी और जो है ना वो कम हो जा रहे थे, और ए और बी बड़े हो जा रहे थे। सही है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों सी और डी, यानी कि जो मेरा ये प्रोडक्ट है वो भी, और जो मेरा रिएक्टेंट है वो भी, दोनों वो कांस्टेंट हो जाते हैं। सही है। यानी दोनों एक फिक्स अमाउंट पे आके वो रुक जाते हैं। मजे की बात क्या है कि अभी भी रिएक्शन आगे भी जा रहा है और पीछे भी जा रहा है। सही है। लेकिन मेरा जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हो रहा। तो मेरा अमाउंट क्यों चेंज नहीं हो रहा? भाई सीधी सी को बात है, जिस रेट से रिएक्शन आगे ये आगे वो जा रहा है, यानी जिस रेट से ए और बी रिएक्शन करके सी और डी वो बना रहे हैं ना, उसी रेट से सी और डी भी आपस में रिएक्ट करके ए और बी को बना रहे हैं। तो दोनों वो डायरेक्शन में जो रेट है मेरा वो सेम हो गया। तो फिर जाहिर सी ये बात है कि भाई अगर रेट सेम हो जाए तो जितना सी और डी को बनेगा उतना ही ये ए और बी भी को बन रहा होगा। तो जो मेरा कंसंट्रेशन या अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इसकी तीन जो है ना वो करेक्टरिस्टिक्स हैं, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें वो लिखनी भी होती है ना, 2 मार्क के लिए आता है। एक क्या है जो लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी दैट सी बात है, ये करेक्टरिस्टिक्स है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम। फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो एक ही सेम टाइम में प्रोसीड होता है। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड एट द सेम टाइम। फिर उसके बाद सेकंड जो इम्पोर्टेंट जो हमें वो लिखनी होती है कि क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाता है। यानी जिस रेट से रिएक्शन आगे जा रहा है उसी रेट से रिएक्शन पीछे भी आ रहा है। ठीक है। अब जब जिस रेट से रिएक्शन आगे को जा रहा है ना उसी रेट से पीछे भी आ जाए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, जो कंसंट्रेशन होगी यानी कि जो अमाउंट होगा रिएक्टेंट और फीड प्रोडक्ट का, वो कांस्टेंट हो जाएगा। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर वो कांस्टेंट। अब इसकी वो कंसंट्रेशन क्या होगी, वो कांस्टेंट हो गई। अब ये जो सब चीजें हमने अचीव करी हैं, ये जो सारी की सारी चीजें हमने अचीव जो है ना वो करी है ना, ये एक फिक्स कंडीशन पे अचीव करी हैं। यानी कि ये मैंने ये जो
कंडीशन ही अज्यूम करी है, ये हर रिएक्शन के लिए चेंज होती है, कुछ भी ये हो सकती है। टेम्परेचर मेरा यहाँ पे 300 था, प्रेशर मेरे यहाँ पे 250 एटीएम था, और कंसंट्रेशन 0.02 मोल, 0.02 मोल पर टीएम क्यूब थी। अब अगर मैं यहाँ पे ना इस टेम्परेचर को 299 भी कर दूं, तब भी ये इक्विलिब्रियम, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। या तो रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा वो चले जाएगा, या रिएक्शन पीछे की तरफ ज्यादा वो चले जाएगा। और ये जो इक्विलिब्रियम का साइन है ये हट जाएगा, ये इक्विलिब्रियम का कोसाइन है, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है ये स्पेसिफिक कंडीशन पे अचीव हुआ है। अगर मैं इसकी वो कंडीशन में कोई 0.1% भी चेंजेस करना चाहूँ या कर दूं, तो ये इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहेगा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो जाएगा, बट ये इक्विलिब्रियम को खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं इस प्रेशर को 250 के बदले 251 कर दूं, तब भी ये वो चेंज हो जाएगा, सही है। इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस के ऊपर इक्विलिब्रियम को बनता है, और ये काफी मुश्किल चीज होती है। असल जो इंडस्ट्री में फाइनेंस लगता है, पैसा लगता है, कैपिटल लगता है, वो यहीं पे को लगता है कि हमें रिएक्शन को कंटिन्यू रखना है, सही है। इक्विलिब्रियम फेज में पे लेके आना है, ताकि रिएक्शन कंटिन्यू ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे रिवर्सिबल ली, अब हमारे पास ये इक्विलिब्रियम में एक चीज आती है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। देखो, ली चैटलियर प्रिंसिपल होता क्या है, वो ये बताता है कि भाई अगर हमारा इक्विलिब्रियम डी इस्टेब्लिश हो रहा है, सही है, डी इस्टेब्लिश जो है वो कैसे हो रहा है, जो कंडीशन हमने वो सेट करी थी, टेम्परेचर की, प्रेशर की, वो कंसंट्रेशन की, उसमें से कोई भी कंडीशन अगर चेंज हो रहा है, सही है, गलती से वो चेंज हो रहा है, तो हमें क्या वो करना चाहिए। तो ये अगर मेरे पास जो इक्विलिब्रियम है अगर वो डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब कैसे वो मतलब हो सकता है, ये तीन भाई वो कंडीशन है। इन तीन कंडीशन में से मैं कोई भी चेंज कर दूं, जैसे टेम्परेचर 300 से मैं 299 कर दूं, प्रेशर को 250 से 251 कर दूं, कंसंट्रेशन को चेंज कर दूं, कुछ भी कर दूं ना, अगर मैं इन तीनों में से किसी एक को भी कुछ टच करूंगा, चेंज करूंगा, तो मेरा इक्विलिब्रियम डी स्टैब्लिश हो जाएगा। या तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो ज्यादा चले जाएगा, या बैकवर्ड में ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे उसको काउंटर को करना है, तो इसको जो काउंटर करने के लिए जो मैंने चीज बनाई है उसको बोलते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। यानी ली चैटलियर एक उस साइंटिस्ट था, उसने ये को बनाया था कि भाई मुझे करना क्या है, अगर मेरा इक्विलिब्रियम डी इस्टेब्लिश हो गया, तो मैंने उसको वापस री इस्टेब्लिश करने के लिए वो क्या करना है। यानी मेरा जो इक्विलिब्रियम खत्म हो गया ना, वो एक नॉर्मल रिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज हो गया, तो उसको अब वापस इक्विलिब्रियम में पे लेके आने के लिए मैंने क्या करना है, तो वो क्या बोलता है, इन ऑर्डर टू रीस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम, ई क्यू इक्विलिब्रियम, इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज्ड। क्या बोल रहा है वहां पे, इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज, जो साइड वो कम हुई है उसको इंक्रीज कर दो, सही है। तो वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज द साइड दैट इज डिक्रीज, यानी कि जो साइड डिक्रीज हुई है ना उसको इंक्रीज, इंक्रीज जो ना वो कर दो। देखो जैसे यहाँ पर मेरे पास वही ए और बी है। अब ए और बी यहाँ पे मेरे पास है, सी और डी, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है ना, दोनों की ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। और देखो ये इक्विलिब्रियम का साइन अपनी जगह पे स्टिल मौजूद है। अब बाय एनी मीन्स मेरी जो सी और डी है वो हो गए 65 और वो 65, और ए और बी हो गए 35 और वो 35। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये कम हो गया, सी और डी, ए और बी क्या हो गए, ए और बी हो गए कम, और सी और डी हो गए बहुत ज्यादा। तो अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ मूव करेगा, नाउ इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यानी कि वो क्या करेगा, इसको अब वो इंक्रीज करेगा, सही है। अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड, अब इक्विलिब्रियम शिफ्ट कहाँ पे जाएगा, जो साइड डिक्रीज हुई है इस तरफ आ जाएगा, यानी कि अब सी और डी ज्यादा आपस में, हम इस तरीके से अब कंडीशन चेंज करेंगे
कि सी और डी आपस में ज्यादा रिएक्शन तो करने बोला गया, जिससे ए और बी ज्यादा बने और ये वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाए। सही। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि देखो बाय एनी मीन्स मेरा ये चेंज हो गया ना, सी और डी हो गए 60 से 65 और ए और बी हो गए 40 से वो 35, यानी ए और बी डिक्रीज हो गया। सही है। यानी ए और बी डिक्रीज हो गया, सी और डी इंक्रीज हो गया। तो अब ली चैटियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज कर दो। तो जो डिक्रीज हुआ है उसको इंक्रीज करने का तरीका क्या है कि ए और बी, सॉरी, सी और डी आपस में ज्यादा वो रिएक्शन करें और ए और बी ज्यादा वो बनाए। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट क्या बोलते हैं, वो स्टेप जो इक्विलिब्रियम वापस लेने के लिए को किया जाए। ठीक है। उसको आप खाली इक्विलिब्रियम भी बोल सकते हो। ठीक है। इक्विलिब्रियम उसको लिखेंगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट विल मूव टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, ये जिसको हम रिएक्टेंट साइड भी बोल सकते हैं। अब जो मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे वो मूव करेगा, ताकि इसको इंक्रीज करके वापस इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे वो ला सके। तो इसको हम बोलते हैं ली चैटियर प्रिंसिपल। तीन इसके जो है वो फैक्टर्स हैं, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।